आप देख रहे हैं मेरे अजनबी। महक की बच्ची, अगर बस निकल गई ना तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ क्योंकि इतनी सड़ी गर्मी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने का मेरा कोई इरादा नहीं, समझी? नैना दांत किचकिचाकर कदम तेज तेज बढ़ाते हुए बोली, जबकि महक को पतंगे ही लग गए। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाइया से बातों में कौन लगा हुआ था? मेरे बार बार टोकने के बावजूद बड़े सुकून से तुम कह रही थी कि ज़रा सब्र करो। अब भुगतो। मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रही हो? वो मेरे जहन से ही निकल गया था कि हमें बस पकड़नी है। महक की बात पर नैना खिसियाकर बोली, हाँ हाँ, तुम्हारा जहन ना हुआ, चाय की छलनी हो गई कि हर बात निकल ही जाती है। महक तुनक कर बोली। नैना जवाब देने ही वाली थी कि अचानक पार्किंग ग्राउंड के एक तरफ अजीबोगरीब मंजर ने उसे अच्छा खासा बौखला दिया। महक, वो देखो, कुछ लड़के एक आदमी को मार रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। क्या पागल तो नहीं हो गई तुम? ना जाने कैसा झगड़ा है और बात कहाँ तक पहुँचे। बिना वजह हम भी मुसीबत में आ जाएंगे। तुम जल्दी जल्दी कदम उठाओ। टार्जन बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। महक बेसाख्ता उसका बाजू खींचते हुए चिढ़कर बोली, नहीं महक, तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर देखती हूँ। नैना महक की बात को उड़ाते हुए तेजी से बोलती पार्किंग ग्राउंड की तरफ भागी, जबकि महक अरे अरे करती रह गई। वो चार लड़के जो बड़ी सहूलत से उस आदमी पर हाथ साफ कर रहे थे, नैना को आता देखकर अपनी बाइक पर सवार होकर झट से भाग गए। आप ठीक तो है ना? नैना उस शख्स के पास पहुंचकर अपनी फूली फूली सांसों को सही करती हुई बमुश्किल बोली, जो अपनी फटी हुई शर्ट की आस्तीन से होंठों के किनारे से निकलता हुआ खून साफ कर रहा था। नैना के सवाल पर पूरी जान से सुलग गया। मैडम, क्या आपकी आंखें कमज़ोर हैं? मैं आपको कहाँ से ठीक नज़र आ रहा हूँ? इन शैतानों ने मेरा मोबाइल फ़ोन और वॉलेट छीनने के साथ साथ मुझे मारा पीटा, और आप पूछ रही हैं कि मैं ठीक हूँ? फारिस अली ने तिलमिलाकर कहा तो चंद मिनट के लिए नैना उस शख्स के उखड़े रवैये पर भौंचक्का रह गई। एक तो वो उसके साथ हमदर्दी कर रही थी और वो शख्स ख्वामख्वाह ही उस पर बिगड़ रहा था। रास्ता दीजिए, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है, वो बहुत नाराज़गी से बोला। नैना उसकी गाड़ी के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। कमाल के इंसान हैं आप। मैं इंसानी हमदर्दी के तहत इतनी देर से अपनी गाड़ी मिस करके आपकी तरफ आई कि कहीं वो लड़के आपकी जान को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, और आप बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के मुझसे इतनी बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं। क्या हुआ नैना, सब ठीक तो है ना? नैना का गुस्से से सुर्ख चेहरा देखकर महक करीब आकर बोली थी, अच्छा तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि मेरा सेल फ़ोन जो आपकी रकम का था और वॉलेट में भी 15,000 के करीब रकम थी, जो इस यूनिवर्सिटी में मुझसे छिन गई, या मेरी ये शर्ट जो पापा ने मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट की थी, जो मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ थी, ये सारा नुकसान होने का शुक्रिया अदा करूं? अजीब बददिमाग आदमी था। नैना के साथ साथ महक भी हैरानी से उसे तकती रह गई। फारिस ने उसे बहुत उबाऊ निगाहों से देखा और फिर खुद ही बुद्ध बनी नैना को एक तरफ करके दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तब कहीं जाकर नैना और महक का सख्ता टूटा। देखिए मिस्टर, आपको इतनी तहजीब भी नहीं कि आप हमसे यही पूछ लें कि आप मेरा और अपना वक्त ज़ाया मत करें, ओके? फारिस उसके बाद बीच में काट कर गाड़ी रिवर्स करने लगा। ये देखकर नैना के तो तलवों से लगी और सर पर बुझी। एक मिनट मिस्टर, बदतमीज, आपकी वजह से हमारी बस मिस हुई है, इसीलिए आप हम दोनों को हमारे घर छोड़ेंगे, समझे? नैना की बच्ची, इतनी बदतमीजी के बाद भी तुम्हारा और जलील होने का इरादा है तो तुम शौक से होती रहो, मैं पैदल ही जा रही हूँ। और हाँ, आज खाला जान को तुम्हारी ये कारस्तानी ज़रूर बताऊंगी। महक कड़े तेवरों के साथ बोली तो पहली बार फारिस ने महक की तरफ देखा। अपने साथ अपनी इन सहेली को भी ले जाए, मुझे लड़कियों को लिफ्ट देने का कोई शौक नहीं है। फारिस की इतनी चली कटी बातें सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। खामोश हो जाए मिस्टर, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप यूँ मेरी तौहीन करें। मैं लानत भेजती हूँ आपकी गाड़ी पर। अगर मैं मर जाऊँ तो भी आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। नैना अपने आंसुओं को जब्त करके बमुश्किल बोली तो एक लम्हे के लिए फारिस ने नैना की भीगती पलकों को देखा और फिर अगले पल गाड़ी रिवर्स करके छत से ले उड़ा। दफ़ा करो नैना, मुझे इस शख्स का जहनी तवाज़न ही ठीक नहीं लग रहा था। महक नैना की अंदरूनी कैफियत को समझते हुए उसकी दिलजोई की गरज से बोली, जबकि नैना खामोश रही। 2 दिन उसने सबको खूब कोसा। पूरा भला वो शख्स नैना के हवास पर छाया रहा
और फिर वो शख्स उसके जहन से निकल गया। महक का बहुत अच्छा रिश्ता आया था, मगर महक फ़िलहाल शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहती थी। महक और नैना दोनों खालाजाद बहनें थीं और एक ही मोहल्ले में रहती थी। आपा, देखो इस बेवकूफ़ लड़की को, अरे ऐसे रिश्ते कोई बाजार में थोड़े मिलते हैं। सुमेरा बेगम परेशान होकर अपनी बड़ी बहन हुमेरा से बोली। तुम ठीक कह रही हो सुमेरा, रिश्ता तो हमारा देखा भाला है। आपा जमीला का लड़का है, और सच बात तो ये है कि इस रिश्ते अपनों में ही जचते हैं, हुमेरा बोली। और फिर आपा, बराबरी भी तो देखनी चाहिए। हमारी जो हैसियत है लगभग आपा जमीला की भी वही है, वरना ऊंचे लोगों में बेटी देकर ख्वामखा इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, सुमेरा बेगम बोली। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कह गई। उन्होंने बेसाख्ता अपनी बहन के चेहरे की तरफ देखा जो कश्मकश में थी। माफ़ी चाहती हूँ आपा, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही एक आम सी बात कह रही थी। मैं जानती हूँ सुमेरा, तुम्हारा मकसद मेरा दिल दुखाना नहीं था। ये तो शायद हमारा नसीब था कि हम अपने से ऊंचा घराना देखकर आज अपने हाथ पैर कटवा कर बैठे हैं। उदासी से बोलते बोलते आखिर में हुमेरा बेगम ने एक ठंडी आह फ़ज़ा में खारिज करते हुए कहा, आपा तुम फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी नैना का नसीब भी चांद की तरह चमकेगा। अल्लाह तुम्हारा कहा पूरा करे, हुमेरा बेगम बेसाख्ता बोली। फिर कुछ याद आने पर बोली, बस सुमेरा, तुम जल्दी से महक के लिए बिस्मिल्लाह करो। ये रिश्ता हाथ से हरगिज़ मत गंवाना। हाँ आपा, मैं आज ही महक के बाबा से मशवरा करके आपा जमीला को हाँ कह देती हूँ, सुमेरा बेगम खुशदिली से बोली। सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होते हुए अचानक नैना की नज़र दीवार पर लगी कैलेंडर पर पड़ी। 24 सितंबर। ओह, आज सितंबर की 24 तारीख है। वो कुछ बड़बड़ाई। बालों पर तेज़ी से चलता हुआ ब्रश एकदम रुक गया। 8 साल, आज पूरे 8 साल हो गए। क्या 8 साल का अरसा कम होता है? वो आईने में उभरते अपने अक्स को देखकर खुद से बोली, नैना जल्दी से बाहर आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अम्मी की आवाज़ आई तो वो अपने ध्यान से चौंकी। जी अम्मी, आ रही हूँ। वो जल्दी से ब्रश ड्रेसिंग पर पटक कर बैग संभालती बाहर की तरफ लपकी। बहुत परेशान कर रखा है तुमने सरोश, हमारी सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं, मगर दिखाई ऐसा दिख रहा है कि तुम उन सब पर पानी फेरने पर आमादा हो। आज फिर सरोज की शामत आई हुई थी। वो सर झुकाए खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ था। पापा प्लीज़, क्या सरोज को डांट रहे हैं? इतनी मेहनत तो कर रहा है, दिन रात पढ़ता है और उसके साथ साथ घर के काम भी करता है। नैना आजिज़ी से पापा को टोक कर बोली, हाँ एक मैं ही गलत हूँ, तुम लोगों को तो दुश्मन हूँ ना। वाकई मैंने एक अच्छा बाप होने का फ़र्ज़ कभी अदा नहीं किया। खुदा पर भरोसा रखिए पापा, मायूसी कुफ्र है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। 20 साल का सरोज कितनी संजीदगी और बुर्दुबारी से पापा को समझा रहा था। सरोज, मैंने नैना के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर दी, मैं उसका कसूरवार हूँ। हालांकि तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत पनाह किया था, मगर मोहब्बत और एहतराम की पट्टी मेरी आंखों में ऐसी बंधी कि मुझे अपनी बच्ची की खुशियाँ दिखाई न दी। पापा सरोज का हाथ पकड़कर रुआंसा होकर बोले, पापा, मेरे प्यारे पापा जानी, आपने कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। आप प्लीज़ खुद को गुनाहगार समझना छोड़ दें। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नैना पापा के गले में बाहें डालकर बोली, पापा आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ज़रूर उनको ढूंढ लूँगा और आपके सामने लेकर आऊँगा। फिर आप और बाजी जो चाहे वही कीजिएगा। सच सरोज, तुम उनको ढूंढ लोगे ना? मुझसे वादा करो। पापा सरोज की बात पर एकदम खुश होकर बोले, जी पापा, पक्का वादा, मैं ज़रूर उन लोगों को ढूंढ लूँगा। सरोज ने कहा तो पापा ने उसे अपने गले से लगा लिया, जबकि नैना ने चुपके से अपनी पलकों पर आने वाले मोतियों को अपनी उंगलियों के पोरों से समेट लिया। नैना, इसी गली में ये हमारा 13वां चक्कर है। मेरी टांगें टूट गई हैं कमीनी, क्यों मेरी जान के दुश्मन बनी हो? एक तो सूरज सवा नीज़े पर है, प्यास भूख और गर्मी से बुरा हाल है, मगर तुम्हारे तवाफ में कमी नहीं आ रही। अरे भाड़ में डालो सर अहमर का घर। महक गली में दाखिल होने से पहले नैना को ऊंची आवाज़ में सुनाते हुए बोली, मेरी अच्छी बहन, बस एक बार और इस एरिया का चक्कर लगा लेती हैं। तुम्हें मालूम है ना, सर अहमद की बेगम का आज सोयम है, हमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। महक को पहाड़ की तरह अपनी जगह जमा कर देखकर नैना मीठे लहजे में बोली, बंदोबस्त तुम अच्छी तरह कर रही हो नैना, फिलहाल तो हमारे
कुल का बीबी, मैं अब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। हाँ, महक दहाड़ते हुए बोली और एक बंगले के बाहर बनी संगमरमर की बेंच पर निढाल से बैठ गई। भिखमंगी लग रही हो तुम यहाँ इस तरह बैठी हुई। चलो उठो, मेरे साथ चलो। मैं अब एक भी कदम नहीं उठाऊंगी। तुम शौक से यहाँ के 50 चक्कर लगाओ। महक ने उसे हरी झंडी दिखाई तो लाचार नैना खुद ही एक बार फिर सर अहमद का घर ढूंढने निकल पड़ी। घरों के बाहर लगी नेम प्लेटों को गौर से देखते देखते अचानक वो खुशी से उछल पड़ी। इसका मतलब पता सामने था। बड़े जोर से उसने बैल बजाई तो चौकीदार का मुंह बाहर निकला। सर हैं घर पर? चौकीदार को देखकर नैना जल्दी से बोली तो चौकीदार ने उसे बड़ी अजीब निगाहों से देखा। जी हैं, अंदर आइए, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। चौकीदार ने फौरन रास्ता छोड़ा तो वो अंदर दाखिल हो गई। घर की सजावट देखकर नैना काफ़ी मुतासिर हुई। सर तो वाकई बड़े आला शौक हैं। यह सोचते हुए वो अंदर दाखिल हुई तो एक अजीबो गंभीर खामोशी ने उसका स्वागत किया। हैरत है, आज स्वयं है और घर में इतनी खामोशी। वो खुद से बोली, साहब इस कमरे में हैं, आप अंदर चली जाएं। अचानक पीछे से चौकीदार की आवाज़ आई तो वो उछल पड़ी। हाँ हाँ, जा रही हूँ, नैना बोली और फिर कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो कमरा भी अपनी मिसाल आप था, मगर सर अहमद कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो दबे पांव कमरे में दाखिल हो गई। ये चक्कर क्या है? आज स्वयं है और घर में एक शख्स भी नहीं दिखाई दे रहा। और क्या मुझे सर अहमद के बेडरूम में यूँ बिना सोचे समझे आना चाहिए था? वो खुद से पूछ ही रही थी कि अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और कोई शख्स कुर्ता पजामा पहने बालों को तौलिए से रगड़ता बरामद हुआ। उस पल नैना ने खुद को बहुत अजीब सा महसूस किया। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि उस शख्स ने जैसे ही रुख नैना की तरफ किया, नैना की चीख निकलते निकलते रह गई। तुम यहाँ कैसे? मेरे घर में मेरे बेडरूम में कैसे पहुँच गई तुम? वो अपने ख़ास अंदाज में नैना पर बरस पड़ा, जबकि नैना खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आखिर इतना बड़ा झटका उसे लगा था। वही यूनिवर्सिटी वाला शख्स जिसे यूनिवर्सिटी के एक गैंग ने उसका सामान छीन कर मारा था, सामने ही था वो। ये आपका घर है? सर अहमद कहाँ हैं? वो हवन्नकों की तरह पूछ रही थी। मुझे क्या मालूम कि सर अहमद कौन और कहाँ हैं? वो चिढ़ कर बोला। ओह मैं शायद गलत पते पर आ गई। मैं चलती हूँ। नैना बदहवास होकर बोलती हुई जल्दी से बाहर की तरफ लपकी और जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मगर ये क्या? किसी सख्त चीज़ से वो बुरी तरह टकराई थी और पूरी ताकत से ज़मीन पर गिरी थी। माथे से उठती तकलीफ की शदीद लहर ने उसके हवास उड़ा दिए। उसने बेखसाख्ता पेशानी पर हाथ रखा तो गर्म गर्म खून की मौजूदगी ने उसे और बेहाल कर दिया। तुम्हारे पीछे क्या पुलिस लग गई है जो अंधों की तरह यूँ भाग रही हो? वो शख्स पंजों के बल बैठा बहुत करीब से उससे पूछ रहा था। सही मायने में नैना के हाथों के तोते उड़ गए थे। आप प्लीज़ मेरे करीब मत आएं और मुझे यहाँ से जाने दें। वो बेसाख्ता 2 इंच पीछे खिसकी थी। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है आपके करीब आने का, और इस फूटे माथे के साथ आप बाहर नहीं जा सकती। मेरे साथ आइए, मैं इसकी ड्रेसिंग कर दूँ। वो बड़े इत्मीनान से उसका हाथ थामते हुए बोला तो नैना को हज़ारों वोल्ट का करंट लगा। मुझे हाथ मत लगाइए और मुझे कोई ड्रेसिंग नहीं करवानी, आप मुझे। अचानक नैना को जोर का चक्कर आ गया तो वो हाथों में अपना सर थाम कर रह गई। करीम दीन, उस शख्स ने रौबदार आवाज़ में किसी को पुकारा। जी साहब, मेरे कमरे से फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ फ़ौरन। जी साहब, अभी लाया। करीमदीन मिनटों में बॉक्स उठाकर लाया था और फिर उस अजनबी ने बड़ी सहूलियत से नैना के माथे का खून साफ करके बहुत महारत से ड्रेसिंग कर दी थी। ये जो आप दौड़ का मैदान समझकर यहाँ भाग रही थी, तो इस वजह से आप गिर गई। बेहतर यह है कि डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। वो उम्मीद के खिलाफ नरमी मगर तंज़िया अंदाज में बोल रहा था। नैना जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसके जिस्म की मखसूस खुशबू नैना को डिस्टर्ब कर रही थी। उसने जल्दी से अपने बैग में मोबाइल को टटोला और बाहर निकाला तो महक की अनगिनत मिस्ड कॉल देखकर उसने जल्दी से कॉल की और सेलफोन कान से लगाया और बाहर निकल आई। नैना की बच्ची, कहाँ हो तुम? तुम्हारा नंबर मिला मिलाकर मेरी उंगलियां घिस गई हैं। वो मैं महक, तुम कहाँ हो? नैना महक की आवाज़ सुनकर खुद पर जब्त करते हुए बोली, वरना दिल चाह रहा था कि अपनी इस बेवकूफ़ी पर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। मैं जहाँ बैठी थी इत्तेफाक से सर अहमद अपनी गाड़ी में वहाँ से गुजरे, और तुम जो ब्लॉक बी में उनका घर ढूंढ रही थी, उनका घर ब्लॉक डी में है। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हारी फिक्र में मेरा सारा खून खुश्क हो गया। मेरा सेल साइलेंट पर था। तुम
फ़ौरन उसी बेंच की तरफ आओ, मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है। ये कहकर नैना ने फ़ोन बंद कर दिया और रोती आंखें समेत गली के कोने की तरफ चल दी। थोड़ी देर में महक वहां पहुंची तो नैना के जर्द चेहरे और माथे पर पट्टी देखकर परेशान हो गई, मगर नैना ने उस वक्त उसे कुछ भी नहीं बताया और दोनों रिक्शा करके घर आ गई। घर आकर जब अम्मी ने उसके माथे पर चोट देखी तो बेहद परेशान हो गई। घर वालों को उल्टी सीधी कहानी सुनाकर वो सरोज के साथ डॉक्टर से टाँके लगवा कर आई और 3 दिन बुखार में पड़ी रही। 3 दिन बाद वह ठीक हो गई, मगर उस अजनबी शक्ल को ना भूल सकी। उसने लाख उसे भुलाना चाहा, मगर वो तंजिया निगाहों वाला शख्स उसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर गया। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती महक, मगर ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरी नस नस में वो उतर गया है। मेरा रोम रोम उसको पहचानता है। वो अजनबी मेरा मेरा अपना है, बहुत अपना। इतना अपना कि मेरी खुद की ज़ात भी मेरे लिए इतनी अपनी नहीं है। अपनी ख़ास सहेली और कज़िन के सामने वो दिल की बात कहते हुए रो दी थी। नैना मेरी जान, तुम एक बात भूल रही हो। मैं गंभीरता से बोली तो नैना ने चौंक कर उसे देखा। क्या क्या भूल रही हूँ मैं? यही कि तुम शादीशुदा हो। 8 साल पहले तुम किसी के निकाह में आ चुकी हो। बहुत सारे कांच एक साथ नैना के वजूद में टूटते चले गए। वो दम साधे बस एकटुक महक को देखती चली गई। इतनी बड़ी हकीकत को वो कैसे भूल सकती है? झट से उसका जहन 8 साल पीछे चला गया, जब उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। उसके ताया, जो 15 साल से कनाडा में थे, एक दिन अपने छोटे भाई से मिलने इंडिया आए और नैना को देखते ही फैसला कर बैठे कि वह उनके बेटे की दुल्हन बनेगी। नैना की अम्मी ने इस रिश्ते पर कुछ हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि वो अपनी जेठानी की फितरत से वाकिफ़ थी, मगर शौहर और जेठ की मर्जी और खुशी के सामने वो खामोश हो गई। और यूँ 24 सितंबर को फ़ोन पर उसका निकाह हो गया, जिसे ना सिर्फ उसने बल्कि घर वालों तक ने नहीं देखा था, क्योंकि नैना के पापा के सामने बड़े भाई का हुक्म था। और फिर सिर्फ 2 माह बाद ही ताया अब्बू एक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। मैयत की हालत इतनी खास्ता थी कि यहाँ लाने के काबिल ही नहीं थी, इसीलिए उनकी बीवी और बेटे ने वहीं दफना दिया। और फिर एक दिन और आज का दिन उन लोगों ने नैना के घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखा। उन लोगों ने ताया के बताए पते पर कई फ़ोन किए, मगर शायद वो लोग ये जगह ही छोड़कर चले गए थे। नैना कहाँ गुम हो गई? महक ने उसका कंधा हिलाया तो वो हाल ही में दुनिया में लौट आई और अपनी आंखों को मसलते हुए बोली, आज इस टॉपिक पर हम कभी बात नहीं करेंगे। चलो पार्क चलते हैं, बहुत दिन हो गए। वैसे भी मैं काफ़ी मोटी हो रही हूँ। तुम्हारी शादी तक मुझे बिल्कुल स्मार्ट होना है। तुम जितना भी चाहो टहल लो, मगर मेरे जैसे नहीं बन सकती। महक उसे मुंह चिढ़ाकर बोली। हाँ हाँ, रश्क कर लो अपने दुबलेपन पर। शादी के बाद तो फुटबॉल बनना ही है ना। नैना टू होकर बोली तो महक ने हंसते हुए एक धमोका जड़ दिया। महक की शादी की तैयारियां जोर शोर से जारी थी। रमज़ान के फौरन बाद उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई थी। चूँकि रोज़ों में शॉपिंग का सवाल ही नहीं था, इसीलिए अम्मी, नैना और ख़ुद वो बेचारी बाज़ारों के चक्कर लगा लगा कर बेहाल हो रही थी। महक की बच्ची, फ़ौरन रेस्टोरेंट्स में घुस जाओ और मुझे चाइनीज़ खिलाओ। कसम से भूख से मेरा बुरा हाल है। नैना जूतों की दुकान से निकलकर शहर के मशहूर रेस्टोरेंट के सामने आकर बोली, मेरे पास पैसे नहीं बचे। ऐसा करते हैं, किसी ठेले की चाट या बर्गर खा लेते हैं। महक उसे सुलगाने के लिए बोली और इसमें कामयाब भी हो गई। ये सारे जूतों के डब्बे मैंने तुम्हारे सर पर न दे मारे ना, तो मेरा नाम भी नैना हयात नहीं। वो खतरनाक तेवरों से आगे बढ़ी तो महक जल्दी से बोली, अच्छा चलते हैं। रेस्टोरेंट के ख़ास माहौल ने नैना महक के साथ लंच एंजॉय करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर बिल्कुल सामने की मेज़ पर चंद छिछोरे लड़के अपनी बेहुदा हरकतों से बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे। नैना यार, खाना पार्सल करवा लेते हैं। ये छिछोरे लड़के कुछ ज़्यादा ही काबू से बाहर हो रहे हैं। महक खौफजदा आवाज़ में बोली। डर तो नैना को भी लग रहा था, मगर वो इतनी आसानी से मैदान छोड़ने पर तैयार नहीं थी। तुम इन लोगों की तरफ ध्यान मत दो, बस मुझसे बात करती रहो, नैना दबी आवाज़ में बोली। फिर अचानक कुछ याद आने पर बोली, अरे महक, वो मेरा सुर्ख काम वाला सूट दुकान से उठाया या नहीं? मुझे वही पहनना है। सुर्ख रंग मेरा पसंदीदा है और अगर पहनने वाली लड़की गोरी हो तो ऐसा लगता है कि अंगारे में से रोशनी निकल रही है और अपनी तरफ बुला रही है। नैना फिक्र में कुछ ज़्यादा ही बोल उठी, जिस पर एक लड़के ने बड़े दिलनशीन अंदाज में कहा। नैना की कान की गद्दियाँ तक सुर्ख हो गई।
बस कर मेरे यार, अंगारे कहीं तुम्हारे जला ही न डाले। दूसरे लड़के ने नैना के चेहरे की नागवारी देखकर तंज से कहा, अरे हम तो जलने को तैयार हैं, बस उनके एक नजरे गर्म हो जाए। और वहीं कोने की मेज पर बैठे फारिस अली का सब्र जवाब दे गया। वो धनधनाते हुए नैना और महक की मेज पर पहुंचा, जबकि उसके साथ आई वो कम से उम्र लड़की फारिस भाई पुकारती रह गई। अभी और कुछ सुनने की चाहत बाकी है या फिर इतना ही काफ़ी था? फारिस की भारी आवाज़ पर दोनों ने बेतहाशा चौंक कर उसे देखा, जो हमेशा ही अचानक न जाने कहाँ से सामने आ जाता था। आप? बेसाख्ता नैना कह उठी, फिर जल्दी से उसने अपने आप को संभाला। मेरा मतलब है, आप हैं कौन? वो जल्दी से अजनबी अंदाज अपना कर बोली। बहुत शौक है आपको यूँ अकेले इधर उधर दंदनाते फिरने का? फ़ौरन यहाँ से उठिए और घर जाइए। नैना उस शख्स के मुंह से इतना अजीब मगर अपनानियत भरा जुमला सुनकर हैरान रह गई। मगर सोनिया, बिल अदा करके इन मैडम को साथ लेकर आओ। नैना के मुंह से मगर निकला ही था कि वो शख्स उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उठाते हुए अपने साथ प्यारे सी लड़की से बोला और कुछ भी सुने बिना बाहर की तरफ चल दिया। नैना सत्ते की कैफियत में उसके संग चलती बाहर आ गई। उसे गाड़ी का लॉक खोलते देखकर वो फौरन होश की दुनिया में वापस आई। ये क्या बदतमीजी है? आप हमेशा मेरा हाथ क्यों पकड़ लेते हैं? और आप होते कौन है मुझे इस तरह यूँ रेस्टोरेंट से बाहर लाने वाले? नैना ने हवास में आते ही अपना हाथ उस शख्स के हाथ से छुड़ाया और तनतना कर बोली, जबकि दूसरी तरफ वो बड़े इत्मीनान से उसकी पेशानी को गौर से देखता रहा। टाँके आए हैं आपकी पेशानी पर, मगर जख्म का निशान गहरा हो गया है। अरे कमाल के इंसान हैं आप। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप मेरी पेशानी का जायज़ा ले रहे हैं। नैना सुलग उठी। प्लीज़ नैना, घर चलो, बहुत देर हो गई है, अब मैं परेशान हो रही होंगी। उसी पल महक उस लड़की के साथ बाहर चली आई थी। महक की आवाज़ पर नैना ने उस शख्स से उलझने का इरादा तर्क किया, वरना फिर वो उसके ख्यालों और नींदों में डिस्टर्ब करने चला आता। अगर आप बुरा ना माने तो हम आप लोगों को ड्रॉप कर दें। मेरा नाम सोनिया है और ये मेरे खाला के बेटे हैं। सोनिया, जल्दी से गाड़ी में बैठो, तुम्हें इंस्टीट्यूट भी ड्रॉप करना है। फारिस ने अचानक सोनिया की बात बीच में काटी। आपकी पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया, हम रिक्शा लेकर घर चले जाएंगे, नैना ने सोनिया से कहा और जल्दी से पास से गुजरता रिक्शा देखकर हाथ हिलाया और दोनों उसमें बैठकर ये जा वो जा। उन लड़कों ने तुम दोनों को कुछ कहा तो नहीं था ना? फारिस ने सोनिया से पूछा। नहीं फारिस भाई, आप जिस गुस्से से उस लड़की को अपने साथ लेकर गए थे, वो ये समझे थे कि आप उनकी फैमिली के ही मेंबर हैं। वैसे फारिस भाई, आपने उस लड़की का ही हाथ क्यों थामा? महकबाजी भी तो थी। सोनिया को शरारत भरे अंदाज में बोली। बदतमीज लड़की, तुमने ये भी नोट कर लिया? वो मुस्कुराकर बोला। तुमने नाम भी मालूम कर लिया कि उस लड़की का नाम महक था? हाँ, मगर दूसरी लड़की का नाम मालूम नहीं कर सकी, सोनिया मुंह लटकाकर बोली। दूसरी लड़की का नाम नैना था। फारिस बहुत इत्मीनान से बोलता हुआ ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। अच्छा, नैना था? वो सरसरी अंदाज में सर हिलाती हुई बोली, मगर जब बात उसके जहन तक पहुंची वो स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी। क्या क्या कहा आपने? नैना? यानी कि नैना? वो आंखें फाड़े फ्रंट डोर के शीशे पर झुकी कह रही थी। जी हाँ, नैना, नैना हयात। वो मज़े से बोला तो सोनिया ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और फ्रंट सीट पर बैठे फारिस के कान खाने लगी। क्या ज़रूरत है तुम्हें अपना नंबर देने की? पता नहीं कैसी लड़की होगी वो, और तुमने अपना पता भी उसे बता दिया। नैना को जब महक ने बताया कि उस सोनिया नामी लड़की ने उससे मोबाइल नंबर और उसका पता भी ले लिया है, तो उसने अपना सर पीट डाला। हद होती है नैना बदगुमानी की। वो इतनी भोली भाली लड़की भला मेरा पता लेकर क्या ही कर लेगी? इतनी प्यारी थी वो और तुम बेकार में उस पर शक कर रही हो। महक चिढ़ कर बोली। उसके लिए यही काफ़ी है कि उस अक्खर बदतमीज़ और बददिमाग शख्स के साथ थी जो एक दर्जे का बदतमीज़ है। नैना बदमज़ा होकर बोली। अब उसकी इतनी बेइज्जती मत करो। तुमने देखा नहीं था कि रेस्टोरेंट में वो लड़के कितने गलत जुमले पास कर रहे थे? और तुमसे मैंने कहा था कि चलो घर चलते हैं, मगर तुम्हें तो खाने की पड़ी थी। अगर हम यूँ फ़ौरन उठ जाते वहाँ से तो हो सकता था वो हमारा पीछा करते। महक की बात पर नैना बोली। बिल्कुल वो हमारा पीछा करते। उस शख्स की वजह से हमारी बचत हो गई नैना, और ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। महक ठोस अंदाज में बोली। तो तुम शौक से मानो, मुझे नहीं माननी। नैना चिढ़कर बोलती कमरे से बाहर निकल गई तो महक किसी सोच में डूब गई। फिर मोबाइल की बजती बेल की तरफ ध्यान गया।
रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला था। नैना अगले हफ्ते से अम्मी के साथ पूरे घर की सफाई और बाकी काम करने में मसरूफ़ थी। हयात साहब के सजदे लंबे होते जा रहे थे। वो चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी में ही वो नैना को उसके घर रुखसत कर दें, ताकि फिर चैन की नींद सोएं जो पिछले 7 सालों से उनसे खफा थी, और कब्र में उनके बड़े भाई को भी सुकून हासिल हो, जो ये नेक काम कर तो गए थे लेकिन पूरा अभी तक हो नहीं पाया था। या अल्लाह, इस मुबारक महीने के तुफैल में मेरी दुआएं सुन ले, मेरी बच्ची को उसकी खुशियाँ दे दे। हयात साहब सजदे में गिड़गिड़ाकर अपने रब से इल्तिजा में मसरूफ़ थे, और उसी पल उनकी दुआ अर्श की बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी। जी, मैं फारिस अली हूँ। आप किस सिलसिले में मुझसे मिलने आए हैं? करीम दीन ने किसी लड़के के आने की खबर दी जो उससे मिलने का ख्वाहिशमंद था। वो उसे ड्राइंग रूम में बिठाने को कहकर थोड़ी देर बाद जब वहाँ आया तो उन अजनबी मगर जाने पहचाने से चेहरे को देखकर थोड़ा चौंका। उसे देखते ही वो लड़का सोफे से उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम सरोश है, सरोश हयात। वो लड़का बहुत एतबार से फारिस की आंखों में झांक कर बोला तो चंद लम्हे को फारिस बिल्कुल खामोश हो गया। 8 साल से आप हमसे छुपे हैं, हमसे भाग रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को जहन्नम में डालकर खुद बड़े इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं पूछता हूँ फारिस भाई, आखिर मेरी मासूम बहन का कसूर क्या है, जिसे अपनी ज़ात से जोड़कर यूँ अजनबी और बेगाना हो गए? हमारा गुनाह बता दीजिए फारिस भाई। पापा रोज़ दिन रात अपने आप को कोसते रहते हैं कि भाई की मोहब्बत ने क्यों अपनी मासूम बच्चे की ज़िंदगी अंधेरों में झोंक दी। मेरी माँ अपनी मासूम बच्चे की ज़िंदगी के सुहाग के लौटने के इंतज़ार में एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजार रही है। और मेरी बहन, वो अपने माँ बाप की खातिर बहुत मजबूत बनी इस मुहाज पर डटी है, मगर मुझे मालूम है कि अंदर से वो कितनी हारी हुई और ज़ख्मी हो गई है। सरोश की सख्त मगर सच्ची बातों ने फारिस का सर एहसास शर्मिंदगी से झुका दिया। फारिस भाई, अगर आपकी बहन होती और कोई आपकी बहन के साथ ऐसा करता तो बताएं आप पर क्या गुजरती? शिद्दत ज़ब्त से सरोश की आंखों में सुर्खी उमड़ आई। सरोश, मैं तुम लोगों का कसूरवार हूँ, मगर मम्मी, वो नैना को अपनी बहू मानने को हरगिज़ तैयार नहीं है। ये निकाह सिर्फ पापा की मर्ज़ी और ज़बरदस्ती से हुआ था। फारिस शर्मिंदा होकर बोला, ठीक है, हमें भी ऐसी जगह अपनी बहन नहीं देनी जहाँ उसके आने से पहले ही उसे नापसंदीदा करार दिया जाए। आप मेरी बहन को तलाक दे दें, हम खुद इस घर में अपनी बहन देने को तैयार नहीं जहाँ उसकी कोई कद्र या अहमियत नहीं। सरोश की बात पर फारिस ने इंतहाई चौंक कर उस 20-21 साल के लड़के को देखा जो उस पर कितना बुर्दबार लग रहा था। मेरी बहन के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है, आप उसे जल्द से जल्द आज़ादी दें ताकि हम अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में कर दें। सरोश सख्त लहजे में बोला तो फारिस ने निढाल सा होकर अपना जिस्म सोफे पर गिरा लिया। मैं फिर आऊँगा, आप कागजात तैयार रखिएगा। फारिस के धुआं धुआं चेहरे पर एक निगाह डालकर सरोश ने जूं ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, ताई अम्मी को पुरसोच अंदाज में वहीं खड़ा पाया। सरोश एक पल के लिए रुका, फिर वहाँ से निकलता चला गया। ये तुम क्या कह रही हो सोनिया? फारिस अली तुम्हारा वो कज़न? वो फारिस अली? वो नैना के ताया का बेटा है, नैना का शौहर? सोनिया ने उसे सारी बात बता डाली। सोनिया ने महक से दोस्ती कर ली थी और आज सारी सच्चाई उसके सामने रखती थी। महक बाजी, आप कुछ करें। नैना भाभी के भाई सरोश आज भाई से कहकर गए हैं कि वो तलाक के पेपर तैयार रखें। आप प्लीज़ कुछ कीजिए। फारिस भाई भाभी को छोड़ने पर बिल्कुल तैयार नहीं हैं। सोनिया की बातों ने महक का मीटर घुमा दिया। तुम्हारे फारिस भाई उस वक्त कहाँ थे जब मेरी बहन जुदाई की आग में जल रही थी? इंतज़ार की अजियत सहते सहते वो अजियत पसंद बन गई है। सॉरी सोनिया, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सरोश ने वाकई भाई होने का फ़र्ज़ अदा किया है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। महक सख्ती से बोली। महक, अपनी सहेली से कह देना कि मुझसे अलग होने का ख्याल वो अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। ऐसा क़यामत तक मुमकिन नहीं। ना जाने कब फारिस ने सोनिया से मोबाइल छीना था। महक को जैसे सांप सूंघ गया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर फारिस ने लाइन काट दी थी। ये सब क्या है? परेशानी से सोचते सोचते अचानक महक के जहन में रोशनी से झिलमिलाई तो बेसाख्ता उसके लब मुस्कुरा उठे। मेरी बहना, तुम्हें तुम्हारी पहली मोहब्बत मिल गई कि वो तो कब से तुम्हारी ही थी। वो अजनबी वाकई तुम्हारा अपना था। मैं खुशी से अपने आप से बोली थी। आज पहला रोज़ा था और सरोश ने घर में धमाका कर दिया था कि उसने फारिस अली हयात को ढूंढ निकाला है।
सरोज, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हयात साहब एकदम सरोज का बाजू झंझोड़ कर बोले। नैना और अम्मी भी हैरान परेशान से खड़ी थी। फारिस अली हयात मिल गया था, वो इसी शहर में था, ये हैरत की बात थी। पापा, मेरे ख्याल में उन लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है। ताई अम्मी बाजी को अपनी बहू मानने से इनकार करती हैं। अमीर ना होने की वजह से ताई अम्मी नैना को बहू नहीं मानती। इसी में हमारी बेहतरी है कि हम ये रिश्ता ख़त्म कर देती हैं। क्या? हयात साहब और हमीर बेगम ने परेशान होकर सरोज की तरफ देखा। नैना खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई और महक का नंबर मिलाने लगी। थोड़ी ही देर में महक वहाँ आ गई और नैना ने जल्दी जल्दी उसे सारी बात बता दी। मैं जानती हूँ नैना, सरोज फारिस अली के घर गया था और उन्हें तलाकनामा तैयार करने को कहा है। महक संजीदगी से बोली तो नैना ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? सोनिया ने बताया था। सोनिया ने बताया था? उसे कैसे मालूम हुआ? महक, कौन है सोनिया? नैना ने उसका बाजू झंझोड़ डाला। फारिस भाई की खालाजाद बहन। महक ड्रामाई अंदाज में बोली। और फारिस? फारिस कौन है? उस पर नैना को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा राज खुलने को है। वही अक्खर, बदमिजाज, बद अखलाक, बद दिमाग तुम्हारा शौहर। क्या? इस बात पर नैना की समझ में नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या गमगीन। उसने अपने चकराते सर को हाथों में थाम लिया। और वो कह रहे हैं कि मैं नैना को नहीं छोड़ूंगा, महक मज़े से बोली। महक की बात सुनकर नैना की सारी जान सुलग गई। वो होता कौन है ऐसा कहने वाला? सरोज ठीक कह रहा है, ये रिश्ता ख़त्म ही होना चाहिए। उस पर उसकी अना जाग उठी थी। मगर नैना, तुम तो फारिस भाई को चाहने लगी। महक के लिए उसका इस तरह से बोलना हैरत अंगेज था। हाँ, मगर अब नहीं। मुझे फारिस अली से नफ़रत है। अब मुझे नफ़रत है। उसने सख्ती से उसकी बात काटी थी और तेज़ी से अपने कमरे में चली गई थी। या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? मैं बेबसी से खुद से बोली। आज 5वां रोज़ा था। नैना रोज़े की हालत में थकी हारी यूनिवर्सिटी से घर आई तो दरवाजे पर ही घबराई हुई अम्मी ने बताया कि ताई अम्मी और फारिस आए हैं। नैना ये खबर सुनकर चौंकी, मगर फिर दूसरे पल अपने लहजे को सरसरी बनाकर बोली, अम्मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। बेटा, तुम उन लोगों से मिलोगी नहीं? अम्मी ने हैरत से कहा। नहीं अम्मी, मुझे नहीं मिलना। ये कहकर नैना अम्मी का जवाब सुने बिना ही कमरे की तरफ चल दी तो अम्मी एक गहरी सांस भर कर रह गई। नैना इतनी देर से महक का छत पर इंतज़ार कर रही थी, मगर महक बीबी थी कि सीढ़ियों पर बैठी फ़ोन से चिपकी न जाने किससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। दोनों इफ्तार और मगरिब की नमाज के बाद छत पर टहला करती थी। महक की बच्ची, खुदा के वास्ते सेल फ़ोन की अब जान छोड़ दो। आखिर किससे इतनी लंबी बातें कर रही हो? उसके सर पर आकर बोली तो महक थोड़ा सा गड़बड़ा गई। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो दरअसल नैना के साथ मुझे टहलना है ना। क्या अजहर भाई से बातें कर रही हो? नैना ने पूछा। हाँ, वो गड़बड़ा गई। लाओ, मुझसे बात कराओ। नैना ने महक की गड़बड़ाहट पर गौर किए बिना सेल फोन उसके हाथ से छीना और बड़े मज़े से बातें करने लगी। अजहर भाई, आपको तो मालूम ही है ना, अपनी महक तो बिल्कुल अकल से पैदल है। बस मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसीलिए गुजार रही हूँ कि उसे कुछ काम की बातें सिखाऊं, ताकि ससुराल जाकर ये मायके की नाक ना कटवा दे। वैसे अजहर भाई, नैना नॉन स्टॉप बोलती हुई टहल भी रही थी और महक अरे अरे करती उसके पीछे भाग रही थी। अब देखिए ना, मोटी ये हो रही है, इफ्तारी में पकौड़ियाँ खा खाकर और चहलकदमी मुझे करवा रही है। अब भला बताएं, क्या मैं आपको मोटी दिखाई देती हूँ? तुम मुझे हर हाल में कबूल हो। जी। सेल फोन से निकलती आवाज़ और उन जुमलों पर नैना ने पहले महक और फिर फ़ोन को देखा। क्या कहा आपने? यही कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अल्फाज और लहजा कुछ नया मगर कहीं कहीं जाना पहचाना था। इतनी देर से हूँ हाँ करने पर जब वो शख्स बोला तो नैना के दिल की धड़कनों को हिला दिया। अब महक बड़े इत्मीनान से मुंडेर पर टेक लगाकर बैठी थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? वो आखिर क्यों ना पहचानती? ये शख्स तमाम बातों के बावजूद अब भी उसकी धड़कनों में बसता था। वैसे आप आधे घंटे से मुझसे खुद बातों में मसरूफ़ हैं। महक के हाथ से आपने ही सेल फोन लिया था। वो पहली बार शोखी से बोला तो नैना की हथेलियाँ भीग गईं। मैं आपसे नहीं, अजहर भाई से बात कर रही थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, वो बचकाना अंदाज में बोली। तो मत कीजिए बात। आपसे किसने कहा कि मुझसे बात करें? महक, ये लो अपना मोबाइल। नैना फारिस की बात पर जल कर बोली।
सुनो नैना, अचानक फारिस गंभीर सरगोशी में बोला तो वो ना चाहते हुए भी अलर्ट हो गई। 8 साल पहले तुम्हारा जो मुझसे नाम जुड़ा था, उसे तोड़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और सरोज को भी समझाओ, क्योंकि जो वो चाहता है ऐसा मुमकिन नहीं। ये कहकर फारिस ने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी, जबकि नैना अपनी जगह गुमसुम सी खड़ी रह गई। वो शाम को सोकर उठी तो अम्मी को कमरे में आते देखकर जल्दी से बोली, अम्मी, मैं बस आ ही रही थी। आज काफ़ी गहरी नींद हो गई। आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी इफ्तारी बना लूँगी। नैना बिस्तर से उठते हुए बोली तो अम्मी ने उसे टोक दिया, बेटा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अम्मी को सोच में डूबे देखकर नैना समझ गई कि वो क्या बात करने वाली हैं। सरोज जज्बाती लड़का है। जज्बात में आकर वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी ताई को तुम बहू के रूप में कबूल नहीं थी, मगर अपने बेटी की ख्वाहिश के आगे वो दोबारा तुम्हें मांगने इस दर पर आई हैं। कल जब तुम यूनिवर्सिटी गई थी तो फारिस भी आया था। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारे पापा तो बहुत खुश हैं, मगर वो बोलते बोलते चंद लम्हे को रुकी। मगर अब ये तुम दोनों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फैसला नहीं करना चाहती। तुम्हारे रवैये से हम समझ रहे हैं कि तुम सरोज के फ़ैसले की हिमायत में हो। अब बताओ नैना, तुम क्या चाहती हो? अपनी बात ख़त्म करके वो सवालिया नज़रों से नैना को देखने लगी। नैना लजीज कश्मकश का शिकार हो गई। अम्मी, सरोज अपनी जगह गलत तो नहीं। वो धीरे से बोली, ठीक है उसका गुस्सा सही है, मगर बुर्दवारी और दरगुजर से काम लेना ज़रूरी है। रिश्तों को निभाने के लिए तुम भी ठंडे दिमाग से सोचो और सरोज को भी संजीदगी से समझाओ। अम्मी रसानियत से बोली तो नैना महज उन्हें देखती रह गई। रमज़ान का महीना तेज़ी से गुजर रहा था और रमज़ान के रुखसत होने के साथ साथ नैना को इस बात का भी रंज था कि ईद के दूसरे दिन महक को मायों बैठ जाना था। दोनों बचपन से साथ साथ रही थी। महक उसकी सहेली, उसकी हमदर्द हमराज बहन थी। उसकी जुदाई का ख्याल उसे उदास कर रहा था। 27वें रमज़ान को महक के साथ सोनिया चली आई थी। नैना उससे काफ़ी लिए दिए अंदाज में मिली थी। महक ज़बरदस्ती उसे अपने घर ले आई और तीनों ने मिलकर इफ्तार किया। नमाज के बाद वो तीनों छत पर आ गई। महक बाजी, क्या ख्याल है आपका, इस बार 29 का चांद होगा या 30 का? सोनिया आसमान की तरफ देखकर बोली। इस सवाल को फ़िलहाल छोड़ो और दूसरे सवाल की फ़िक्र करो। महक कुछ घबराई हुई दिखाई दे रही थी। अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ। अचानक सोनिया को कुछ याद आया तो जल्दी से सर हिलाने लगी। महक बाजी, मैं आपके कमरे से सेलफोन लेकर आती हूँ। ये कहकर सोनिया ये जा वो जा, मैं ज़रा पानी पी कर आती हूँ। महक भी वहाँ से चल दी तो नैना पूरी दिलजोई के साथ टहलने लगी। अपनी धुन में वो जो ही पलटी सामने खड़े शख्स को यूँ अचानक देखकर बेसाख्ता हड़बड़ा गई। आप यहाँ? ये बोतल के जिन की तरह हर जगह क्यों नाजिल हो जाते हैं? अगले ही पल वो अपनी घबराहट पर काबू पाकर चिढ़कर बोली, तुम जहाँ जाओगी मेरा साया तुम्हारे साथ होगा। वो तरंग से बोला तो नैना सारी जान से सुलग उठी। ये साया 8 साल पहले कहाँ था, जब मुझे ज़िंदगी की तेज़ धूप और सुलगती जुदाई की आग में उसकी ज़रूरत थी? ये साया ये बात कैसे फरामोश कर गया कि किसी वजूद, किसी इंसान की ज़िंदगी की खुशियाँ उससे जुड़ी हैं? और दिलचस्प बात तो यह है कि जब वो सामने भी आया तो अपने ऊपर अजनबियत बेगानगी का लबादा ओढ़कर, और अब न जाने किस मजबूरी की बिना पर अचानक अजनबियत के पर्दे से निकलकर अपनायत का रूप धार कर खुद जाने कौन सा नया जख्म देने चला आया है। नैना बोलती चली गई जबकि फारिस उसे एकटुक देखता चला गया। तुम्हारी हर बात ठीक है नैना, मगर प्लीज़ मुझे अपनी निगाहों में ये समझकर मत गिराओ कि तुम्हारी तरफ मैं किसी खोटी नियत से आया हूँ, वरना मैं खुद भी अपनी नज़रों से गिर जाऊँगा। मैं मानता हूँ कि अम्मी और ख़ुद मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, मगर यकीन जानो नैना, पिछले 8 सालों में एक पल के लिए भी तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा एहसास मेरे दिल से नहीं गया। उस दिन यूनिवर्सिटी में भी जब मैं पापा के दोस्त प्रोफेसर उस्मान से मिलने गया था और तुमसे टकराया था तो तुम्हें पहचान गया था, क्योंकि पापा अपने साथ तुम्हारी फ़ोटो लाए थे। तुम्हें रद्द करने की मेरे पास सिर्फ ये वजह थी कि पापा ने मुझसे पूछे बगैर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर डाला। बस मुझे ज़िद हो गई। और मम्मी, क्योंकि अपने ससुराल में मेरी शादी की ख्वाहिशमंद नहीं थी, लेकिन हम दोनों एक साथ होंगे। मुझे आपकी इस कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा मेरे सामने ना आएं। नैना जो बेध्यानी से फारिस की बात सुन रही थी, आखिर जुमले पर चिढ़कर बोली। फारिस ने उसे चौंक कर देखा। नैना, क्या माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है? फारिस बहुत नरमी से बोला।
मैंने आपको माफ़ किया और अब आप अपना और मेरा वक्त ज़ाया मत कीजिए। नैना ने काफ़ी बदतमीज़ी से बोलकर रुख दूसरी तरफ कर लिया। फारिस कुछ हठीलेपन से बोला, नैना बीवी, अपने छोटे से जहन से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा क़यामत तक मुमकिन नहीं है। ये बात खुद को और सरोज को भी अच्छे से समझा दो। फारिस ने बहुत सख्ती से उसका बाजू अपनी तरफ खींचकर उसे ऊंचा करके उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी शहादत की उंगली उसकी ठोड़ी पर रखकर कहा। नैना अंदर से सहम गई। अच्छी ज़बरदस्ती है। जब आपका दिल चाहा तो खुद से दूर कर दिया, और अब मन ने कहा या फिर किसी मकसद को पूरा करने का ख्याल आया तो मुझसे ज़बरदस्ती करने पर आमादा हो गए। सरोज का फैसला बिल्कुल ठीक है। मैं अपने भाई के साथ हूँ। फारिस के इस अंदाज से नैना में ज़िद पैदा हो गई। वो तड़क कर बोली, हम्म, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? फारिस उसके लाल भभूका चेहरे को गौर से देखते हुए संजीदगी से बोला, जी हाँ, आखिरी फैसला, और अब आप यहाँ से जाएं। नैना के अंदाज में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। ओके, उसने धीरे से कहा, लेकिन इतनी आसानी से मान जाने पर नैना उसे हैरत से देखना चाहा। मगर ये क्या? अगले पल नैना का नाजुक हाथ फारिस के मजबूत शिकंजे में था। बहुत तेज़ी से वो नैना को साथ लिए सीढ़ियों की तरफ आया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। वो बोलती रह गई, मगर फारिस ने जैसे कानों में तेल डाल रखा। अरे फारिस भाई, क्या हुआ? ये नैना को कहाँ लेकर जा रहे हैं? महक और सोनिया बड़े मज़े से लाउंज में बिछे तख्त पर बैठी बातें कर रही थी, जबकि हुमैरा बेगम अंदर कमरे में इबादत में मसरूफ़ थी। फारिस को इतने खतरनाक तेवरों के साथ नैना को दरवाजे की तरफ लाता देखकर हैरत से महक ने पूछा, महक, चचा चची और मेरे साले सरोज को बता देना कि मैं अपनी बीवी को अपने घर ले जा रहा हूँ। फारिस ये कहता नैना समीत ये जा वो जा, जबकि महक और सोनिया मुँह खोले देखती रह गई। मैं आपकी गाड़ी में हरगिज़ नहीं बैठूंगी और ना आपके घर जाऊंगी। छोड़िए मेरा हाथ। आप मुझसे इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बाहर आकर फारिस को गाड़ी का लॉक खोलते देखकर नैना रुआंसी होकर बोली, मैं इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। जब बीवी नालायक हो जाए तो शौहर को ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। ये कहकर फारिस ने उसे अगली सीट पर धकेला और झट से गाड़ी उड़ा ले गया। फारिस, ये क्या बचपना है? तुम नैना को इस तरह ज़बरदस्ती क्यों ले आए? बात सहूलियत से भी तो तय हो सकती थी ना। फारिस नैना को अपने घर ले आया था और अब नैना ताई अम्मी के कंधों से लगी रो रही थी। ये आपकी बहू बात को सहूलियत से तय करने के लिए राज़ी भी तो हो ना। कितना समझा रहा था मैं इस सिरफिरी लड़की को, मगर नहीं। दिमाग हो तो कोई बात इसमें समाये ना। फारिस अपने मखसूस मगर कुछ शौकी भरे अंदाज में बोला। ताई अम्मी ने उसे डांट भरी नज़रों से देखा, फिर प्यार से नैना का सर थाम कर बोली, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नैना, ये लड़का तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम वो सामने जो कमरा है वहां जाकर बैठो, बल्कि मुंह हाथ धोकर वहां आराम करो। मैं तुम्हारी अम्मी अब्बू से बात करके तुम्हें घर भिजवाती हूँ। ताई अम्मी की बातों से उसे कुछ हिम्मत मिली तो वो उस पर निगाह डालकर सामने वाले कमरे में चली गई, जबकि ताई अम्मी टेलीफोन की तरफ बढ़ गई और फारिस कुछ सोचकर दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। नैना वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली तो गेस्ट रूम में रखे सोफे पर टिक गई और अपने साथ होने वाले वाक़ये पर गौर करने लगी। महक की बच्ची, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो एक सिसकी भरकर बोली तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ ही ताई अम्मी और पीछे पीछे फारिस चला आया। नैना बेटा, तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो, ये तुम्हारा ही घर है। मैंने तुम्हारे घर वालों को बता दिया है कि तुम यहाँ हो, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, इसीलिए सुबह मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगी। मगर ताई अम्मी, अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। नैना उनकी बात सुनकर घबरा कर बोली, वो भला क्यों परेशान होंगे? आखिर तुम अपने शौहर के घर में हो, अपने हकीकी घर में। अचानक फारिस बोला, ताई अम्मी, इनसे कहिए ये यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। नैना चिढ़ कर बोली, देखा मम्मी, अपनी बहू की हठधर्मी, और आप मुझे ही मुजरिम ठहरा रही हैं। फारिस फ़ौरन मम्मी से बोला, अच्छा बस अब तुम लोग सो जाओ, सहरी में भी उठना है। ताई अम्मी बात समेट कर बोली। उसी पल करीम दीन ने अंदर आकर ताई को उनकी बहन के फ़ोन की खबर दी। मैं अभी आती हूँ। और फारिस, चलो शाबाश, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। वो जल्दी में कहकर कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में वो दोनों अकेले थे। नैना ने बेरुखी से मुँह दूसरी तरफ फेर लिया। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि एक नज़र भी डालना मुझ पर गवारा नहीं करती? फारिस गंभीर लहजे में उदासी से बोला, मगर नैना ने न उसे कोई जवाब दिया न उसकी तरफ देखा।
ठीक है नैना, मैं ज़बरदस्ती के रिश्तों का कायल नहीं हूँ, और वो भी ऐसा रिश्ता जो दिल की मर्ज़ी और रूहों की हम आहंगी की बदौलत परवान चढ़ता है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। वो धीमे लहजे में बोलता उठकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि नैना महज दरवाजे को देखती रह गई, जहाँ से वो उठकर हारे दिल के साथ बाहर निकल गया। सुबह खुद ताई अम्मी ड्राइवर के साथ नैना को छोड़ने आई थी और फारिस के रवैये की माफ़ी मांगी थी, और जाते जाते नैना से सिर्फ इतना कहा था, बेटा 8 साल पहले मैं एक रिवायती औरत की तरह अपने शौहर की मर्ज़ी के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अपनी अना और ससुराल वालों की बदगुमानी की वजह से अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन बन गई थी। मगर वक्त के साथ साथ ज़िंदगी की असल हकीकतों को समझा तो अपनी गलतियों का भरपूर एहसास हुआ। मेरी ये ख्वाहिश है बेटा कि तुम ऐसी गलती ना कर बैठना जिसके लिए तुम्हें पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े। नैना खामोशी से उनकी बातें सुनती रह गई। ईद का चाँद नज़र आ गया था, शोर था, हंसते खिलखिलाते चेहरे थे, लोग बाज़ारों में ख़रीदारों में मसरूफ़ थे। वो चाँद नज़र आते ही फारिस के आने और फ़ोन का इंतज़ार करने लगी थी, मगर वो उससे सख्त नाराज़ था। महक, वो मैं सोच रही थी कि फारिस को चाँद की मुबारकबाद दे दूँ। इंतज़ार का पैमाना जब भर गया तो थक कर वो महक से कह बैठी, क्यों भाई, फारिस भाई को क्यों? आखिर वो तुम्हारे होते कौन हैं? महक की बात पर नैना तिलमिला कर कहती, आखिर में उसकी नकल उतारते हुए बोली, अगर उस रात अचानक तुम सोनिया की मिलीभगत से फारिस को मेरे सामने न लेकर आती तो बात यूँ ना बिगड़ती, समझी? तो तुम बात बनाना चाहती हो? महक फ्रूट चाट जो बड़े मज़े से खा रही थी छोड़कर बड़ी लालसा से बोली, तुझसे कल रात सरोज कह रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो फारिस को माफ़ करके उसे अपना बहनोई बनाने पर राज़ी हूँ। नैना ने महक को बताया। मगर अब बहुत देर हो चुकी है नैना भाभी, फारिस भाई कुछ अलग इंसान हैं। वो कह रहे थे कि पहले तो मैंने सोचा था कि नैना को आज़ाद तो किसी कीमत पर भी नहीं करूँगा, मगर अब। इतना कहकर सोनिया चुप हो गई, जिससे अचानक किचन में एंट्री दी थी। मगर अब क्या? तो तुम्हारे फारिस भाई को क्या लगता है कि मैं उनके बगैर मर जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी, या उनकी मोहब्बत के राग में जंगलों में निकल जाऊंगी? नैना फट पड़ी थी। बोलते बोलते उसकी आंखें बरसने लगी। वो रुख मोड़कर सिंक की तरफ चली गई। वो ऐसा ही है, दिल तोड़ने वाला, तन्हा छोड़ देने वाला। मैं ही पागल थी जो उसकी वक्त गुजारी की दिल्लगी को हकीकत समझ बैठी। वो खुद से बड़बड़ाई थी, मैं अपनी जान को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, यह फारिस अली का वादा है। अचानक पीछे से फारिस अली की सरगोशी उभरी। नैना ने पलटकर देखा, मगर आंसुओं की धुन में साफ नजर न आया। वो रोने लगी तो फारिस ने आगे बढ़कर उसका सर कंधे से टिका लिया। काफ़ी रोने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ तो उसने सर उठाया। फारिस की लौ देती नज़रों से बचकर वो अलग हटी। आप बहुत बुरे इंसान हैं। आप जैसा इंसान तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। किसी और को देखने की ज़रूरत भी क्या है? वो इत्मीनान से बोला तो वो उसे देखती रह गई। आपने सोनिया से कहा ना कि आप मुझे। हाँ, मैंने सोनिया से कहा कि पहले तो मैंने बस सोचा था कि मैं नैना को आज़ाद नहीं करूँगा, मगर अब सोचा है कि उससे एक पल भी दूर नहीं रहूँगा। नैना ने उसे हैरत भरे अंदाज में देखा। उफ, शक्की लड़की, मेरी बात का यकीन करो और इस रात को एंजॉय करो जो हमारे खूबसूरत मिलन का पैगाम लाई है। फारिस भाई, नैना को लेकर जल्दी आइए, हम गाड़ी में बैठने वाले हैं। मेहंदी लगवाने के अलावा आपको ईद की शॉपिंग भी करवानी है। बाहर से महक की आवाज़ आई तो नैना जैसे होश में आई। आज तो मेरे संग चलोगी ना अपनी मर्जी से? फारिस ने कहा तो नैना ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और उसके साथ बाहर कदम बढ़ा दिए। ये मेरा अजनबी अब पूरे तौर पर मेरा है, सोचकर शुक्र के अंदाज में नैना ने आसमान की तरफ देखा और फारिस की गाड़ी में बैठ गई। अगर हमारी ये मोहब्बत से भरी कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा साथ हमारे लिए बहुत कीमती है।